मैं कोमल बंसल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में। फंडामेंटल क्लासेस के साथ सीखें, आगे बढ़ें और सफल हों। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपके लिए चैप्टर वाइज लेसन आएंगे। संडे आपका रिवीजन एंड टेस्ट रहेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं एमसीक्यू, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपको अपने ज्ञान और समझ को विकसित करने में मदद करेंगे। गेट फ्री नोट्स ऑन टेलीग्राम फॉर एनी क्वेरी, प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं। संविधान क्यों यानी संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, संविधान हमें क्यों चाहिए। कैसे यानी संविधान कैसे बना। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो क्या आप जानते हैं कि संविधान क्या है? अगर मैं एकदम नॉर्मल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में कहूँ तो संविधान एक तरह की रूल बुक है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए गए हैं, जिनको हम सभी फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान तो बहुत पहले बना था, संविधान तो जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो इतने टाइम पहले बना हुआ संविधान या संविधान में जो रूल्स लिखे गए हैं वो आज के टाइम पे सही रहेंगे फॉलो करना? क्या मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए? इसी तरह के बहुत 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 सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं हमारे सामने, जैसे कि संविधान क्या है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान का क्या महत्व है, संविधान की क्या विशेषता है, हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान कितना प्रभावी है, संविधान का क्या महत्व है, भारतीय संविधान बना कैसे या भारतीय संविधान को किसने बनाया। इस तरह के बहुत 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 सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम इस चैप्टर में देने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान से। संविधान क्या है? एक रूल बुक है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये रिलेटेड है हमारे देश से, यानी रूल बुक में लिखा गया है कि देश का शासन कैसे चलेगा, देश का शासन कौन चलाएगा। ठीक है, अब देश का शासन जो चलेगा वो किसी के द्वारा चलेगा। ठीक है, किसके द्वारा चलेगा? संविधान हमें बताता है कि देश का शासन जो है वो सरकार के द्वारा चलेगा। अब सरकार के द्वारा चलेगा तो सरकार कैसे बनेगी? तो संविधान ने बताया कि जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और सरकार बनाएगी। ठीक है, देश का शासन चलाने के लिए सरकार होगी। सरकार कैसे बनेगी? प्रतिनिधियों को जनता खुद चुनेगी। ठीक है, तो देश का शासन चलाने के लिए सरकार के पास कुछ शक्तियां भी होनी चाहिए, वरना सरकार शासन कैसे चलाएगी। तो संविधान ने बोला ठीक है, मैं लिख देता हूं सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी। अच्छा, अब सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं तो शक्तियों का इस्तेमाल कहां पे करेगी सरकार? तो संविधान ने यह भी लिख दिया कि सरकार के क्या कार्य होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, पर अगर सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तब? तो संविधान ने यह भी लिख दिया कि नागरिकों को कुछ अधिकार दे देता हूं जिससे सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी, या नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दे देता हूं जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सरकार की शक्तियों को सीमित भी कर दिया संविधान ने। ठीक है, तो नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए गए जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सरकार
को शक्तियां देने के साथ साथ सरकार के कार्यों का वर्णन करने के साथ साथ संविधान ने नागरिकों को कुछ अधिकार भी दे दिए। ठीक है, साथ ही संविधान ने यह भी लिख दिया कि खाली नागरिकों को अधिकार देना काफी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो उसके लिए मैं न्यायपालिका बना देता हूं कि अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जो मौलिक अधिकार मैंने नागरिकों को दिए हैं उनका उल्लंघन हुआ, तो जो नागरिक है वो न्यायालय में जा सकते हैं और उनका उपचार करवा सकते हैं। यानी कि जो उल्लंघन हुआ है, जिसने उसका उल्लंघन किया है, न्यायालय उसको दंड देगा। ठीक है, तो वो दंड क्या होगा ये भी संविधान में लिख दिया गया। ठीक है, उसके लिए कुछ धाराएं बना दी गई। ठीक है, अब सरकार की शक्तियों को सीमित तो कर दिया, नागरिकों को अधिकार देके, और न्यायपालिका को संविधान ने क्या करा फिर, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र भी रख दिया। ठीक है, अब हमने बात करी देश का शासन कैसे चलेगा, ये संविधान ने बताया। साथ में संविधान ने यह बताया कि देश का शासन कौन चलाएगा, यानी कि सरकार चलाएगी। सरकार कैसे निर्मित होगी ये भी संविधान ने बता दिया कि जनता के द्वारा निर्मित होगी। अब शासन चलाने के लिए शक्तियां चाहिए, तो संविधान ने यह भी बता दिया कि सरकार की क्या शक्तियां होंगी और उन शक्तियों का इस्तेमाल कहाँ पे करेगी, तो सरकार के क्या कार्य होंगे। ठीक है, अब ये जो सरकार बनी है, जो शासन चला रही है, वो किसके लिए चला रही है, जनता के लिए चला रही है, तो जनता को भी कुछ अधिकार दे दिए गए। साथ ही साथ संविधान ने यह भी बता दिया कि राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, इसका वर्णन भी संविधान में कर दिया गया। ठीक है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि संविधान क्या होता। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम जानेंगे कि संविधान के क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, संविधान का क्या महत्व है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, तो आपको ना संविधान क्या है इसका ये अच्छे से समझ में आने लगेगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी आपको अच्छे से समझ में ना आया हो ना कि संविधान क्या है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, एक अर्थ बता देती हूँ जिसको हम आगे समझ लेंगे। संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि देश के लिए संविधान बनाया गया है, तो देश का शासन कैसे चलेगा और उसके जो विभिन्न अंग होंगे उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसको शक्तियां प्रदान की जाती है कि क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य होंगे, इनका वर्णन किया जाता है कि शक्तियों को कहाँ पे यूज कर सकते हो, किसके पास क्या शक्ति होगी, इसका वर्णन किया जाता है। उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है, जैसे मैंने बताया किसके पास क्या शक्तियां होंगी, और नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। मतलब नागरिक, जैसे हमने बताया था कि जो जनता है वो सरकार को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, फिर सरकार जनता के लिए कानून का निर्माण करती है, उनकी सुख सुविधाओं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। मतलब जिसमें हम बता रहे हैं कि देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार की क्या शक्तियां होंगी, सरकार के क्या कार्य होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों और राज्यों के आपसी संबंध क्या होंगे, ऐसे नियमों और के समूह को ही या ऐसे नियमों एवं सिद्धांतों के दस्तावेज को ही हम संविधान कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें संविधान की आवश्यकता बहुत से कारणों से है, जैसे न्याय और समानता। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को न्याय और समानता के अवसर प्राप्त हो। पर मैम एक डाउट है, संविधान कैसे सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को न्याय और समानता के अवसर मिले? चलो इसका भी आंसर देते हैं। संविधान नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करता है और उनका हनन होने पर हमें न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, जिससे सभी व्यक्ति को न्याय और समानता के अवसर प्राप्त होते हैं। समझ में आया? जी मैम। दूसरा है स्वतंत्रता और अधिकार। संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। संविधान हमें कहीं भी आने, जाने, रहने, बसने और काम करने की स्वतंत्रता देता है। साथ में हमें मौलिक और कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
ठीक है। शासन प्रणाली। संविधान शासन प्रणाली को परिभाषित करता है जिसमें सरकार की संरचना, कार्य और शक्तियाँ शामिल हैं। मतलब संविधान हमें ये बताता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार के क्या कार्य होंगे और उन कार्य को करने के लिए सरकार के पास क्या शक्तियाँ होंगी। नागरिकों के कर्तव्य। संविधान नागरिकों के कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है, जैसे कि करों का भुगतान। जैसे संविधान हमें ये बताता है कि नागरिकों के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है। जैसे हमारा कर्तव्य ये है कि हमें अपने अधिकारों का तो इस्तेमाल करना है, पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना हो। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, पर मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि मेरी वजह से किसी अन्य की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन ना हो, और आपका भी ये कर्तव्य बनता है, तो ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थिरता और सुरक्षा। संविधान एक देश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? संविधान सरकार की संरचना की व्याख्या करके, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करके, नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करके और न्यायालय को स्वतंत्रता प्रदान करके देश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। देश की एकता और अखंडता। संविधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को एक ही नागरिकता और सभी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। समझे? शक्तियों का बंटवारा। संविधान केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है। कैसे करता है? भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य सरकार जो होती है वो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती है। ठीक है। अब भारत के संविधान में 3 सूची दी गई है जिस पर केंद्र एवं राज्य कानून बनाते हैं। जैसे संघ सूची जो होती है उस पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो राज्य सूची होती है उस पर केवल राज्य सरकार को कानून निर्माण करने की अनुमति होती है। और जो समवर्ती सूची होती है बेटा, उस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। पर यदि एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया है तो केंद्र सरकार का अधिकतर मामलों में जो कानून है वो मान्य होता है। ओके। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ सरकार को शक्तियां देता जाएगा। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है। जैसे संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। और कैसे लगाएगा संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान कर सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। भारतीय संविधान न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि अगर विधायिका संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता भी प्रदान करता है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। से बेटा संविधान सिर्फ ये नहीं करेगा कि सरकार की शक्तियों को सीमित कर देगा, बल्कि सरकार को शक्ति भी प्रदान करता है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको पूरा कर सके। ठीक है। अच्छा, अब सरकार जनता की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेगी? संविधान सरकार को कानून निर्माण का अधिकार देता है, साथ ही संविधान सरकार को संशोधन करने का भी अधिकार देता है। इस प्रकार संविधान सरकार को ये शक्ति देता है कि वे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है। संविधान निरंकुश सत्ता का अंत भी करता है। संविधान सीमित शासन की स्थापना करता है और निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। अब ये कैसे होगा? संविधान सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। जैसे भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और नागरिक अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनाव में विजय दिलाते हैं। इस प्रकार संविधान ने सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। ठीक है। साथ ही निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रखा गया, स्वतंत्र निकाय बनाया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे भारत का संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया
जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। औपचारिक मतलब बेटा ऑफिशियली। संविधान सभा, संविधान सभा क्या थी? निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह था जिसका गठन विशेष रूप से संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया गया था। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ से बेटा आपके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, हमने बात क्या की? विभाजित भारत, यानी पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो चुका था। ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। ठीक है। संविधान सभा की रचना कैसे हुई थी? संविधान सभा की रचना उस योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार, मतलब इस योजना में कहा गया था कि जो प्रत्येक प्रांत मतलब प्रत्येक राज्य देशी रियासत कौन थी बेटा? जहाँ पे शासन तो राजाओं द्वारा होता था पर वो जो राज्य था वो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन था। मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का वहां पे शासन था। ठीक है। रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटी तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो सीटें थी वो बांटी गई और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई। जैसे अगर किसी राज्य या रियासत में अगर 10 लाख की जनसंख्या है तो वहां से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, एक सीट मिलेगी। और अगर 20 लाख की जनसंख्या है तो 2, 30 लाख की जनसंख्या है तो 3 सीट दी जाएंगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बेटा? जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांत थे मतलब राज्य थे, वहां पे 292 सदस्यों ने चुने थे, मतलब 292 सीटों ने दी गई। और जो ऐसी रियासत थी उनको न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। ठीक है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था बेटा, मुसलमान, सिख और सामान्य, और उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें दी गई थी। ठीक है। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। विधानसभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। और अब आप मुझे बताओगे कि पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या थी। ठीक है। इसमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी विभाजन के बाद? आंसर आएगा आपका 299 रह गई थी। और 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 उपस्थित थे। और इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। जो आपकी संविधान सभा थी बेटा उसमें अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। और अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं में विचारधाराओं से भरी हुई पार्टी थी, मतलब उसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी की थी। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे लेकिन सदस्य द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे।
जैसे कि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत? राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए? क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए? लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा की गई थी जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था। यह प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का, जिसका अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सभा के सदस्यों ने इस पर वाद विवाद करना आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए और किसे नहीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। मैं बताना भूल गई, यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बताया है कि संविधान सभा में ऐसा कौन सा विषय था जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया? तो इसका आंसर आएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार। ठीक है। ये सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी, जैसे संचालन समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति आदि। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। इसमें आपके 2 मेन क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। इसमें आपसे 8 मुख्य कमेटियों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है संचालन समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि संविधान सभा के मुख्य सदस्यों के नाम बताइए। तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ये ऐसे लोग थे बेटा जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व संविधान की प्रारूप समिति को सौंपा गया था बेटा। ये जो समितियां बनाई गई थी ना, इन समितियों का काम ये था कि कुछ विषयों को इन्होंने अपने अंदर ले लिया था। जैसे प्रांतीय समिति ने क्या किया कि राज्यों के विषयों को अपने अंदर लिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि राज्यों के लिए किस तरह के कानूनों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, राज्य का शासन किस प्रकार से चलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कुछ सुझाव दिए। ठीक है, ऐसे ही संघ समिति जो थी उसने क्या किया, उसने संघ को लेकर सुझाव दिए कि संघ में किस प्रकार से सरकार का निर्माण होना चाहिए, शासन किस तरीके से चलना चाहिए, उनको क्या शक्तियां दी जानी चाहिए और क्या दायित्व दिए जाने चाहिए, उनके क्या कार्य होने चाहिए। ये सब संघ समिति का काम था। ठीक, इस प्रकार सभी समितियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व संविधान की प्रारूप समिति को सौंपा गया। समितियों की रिपोर्ट ने संविधान के प्रथम प्रारूप का आधार प्रदान किया, जिसे बी.एन. राव ने तैयार किया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का संशोधित प्रारूप तैयार किया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर बेटा ये प्रयास किया गया था कि फैसले जो हैं वो आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिया गया और ऐसे अवसरों पर हर सरोकार का ध्यान रखा गया। मतलब हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया, लिखित रूप में उनके जवाब दिए गए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माती समिति ने प्रारूप को अंतिम रूप देने का कार्य आरंभ किया। इस प्रकार संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, तो याद रखना संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, संविधान के अंतिम प्रारूप में 395 अनुच्छेद
और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मोपरित किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। उस दिन से भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया और 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मैम, एक डाउट है। आपने कहा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर जानते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन यह संविधान तुरंत लागू नहीं किया गया था। इसे लागू करने के लिए विशेष रूप से 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया था। अब इसके पीछे क्या कारण था, इसको जानते हैं। इस निर्णय के पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छिपी है जो हमें 1930 के लाहौर अधिवेशन की ओर ले जाती है। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन आयोजित किया था। इस अधिवेशन में एक ऐतिहासिक घोषणा की गई कि अब भारत डोमिनियन स्टेट यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वतंत्रता नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी स्वतंत्रता की मांग करेगा। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्र भारत की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? कई वर्षों तक भारतीय नेताओं ने डोमिनेंट स्टेट की मांग की थी, पर ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नकार दिया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस, इसके बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया कि अब हम खुद को स्वतंत्र घोषित करेंगे। यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में लोग तिरंगा फहराएंगे, प्रार्थना करेंगे और स्वयं को स्वतंत्र नागरिक घोषित करेंगे। इस दिन को ही पूर्ण स्वराज्य दिवस कहा गया था। और 26 जनवरी की ही डेट क्यों चुनी गई थी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उन्होंने ये बोला था कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांग को नहीं मांगती है तो हम 1930 में जनवरी के जो लास्ट संडे होगा उस दिन अपने आप को पूर्ण स्वराज्य मतलब पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य राष्ट्र घोषित कर देंगे। में जो लास्ट संडे था वो 26 जनवरी को पड़ा। ठीक है, 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का अंतराल क्यों रखा गया? इसके कुछ और भी कारण थे। जैसे संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां करनी थी, जैसे नई कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली का निर्माण करना, नए पदों की स्थापना करना जैसे भारत के राष्ट्रपति का पद, और ब्रिटिश शासन की जगह भारतीय शासन प्रणाली की स्थापना करनी थी। जब संविधान लागू किया गया तब भारत एक गणराज्य रिपब्लिक बन गया। अब शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में था। इस दिन से भारत को अपना संविधान मिला, भारत का अपना राष्ट्रपति हुआ और भारत बना एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस प्रश्न में हमने जाना कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, पूर्ण स्वराज्य दिवस 1930 की ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देने के लिए, संविधान लागू करने से पहले आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां करने के लिए और भारत को एक संपूर्ण गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। संविधान के कार्य जान लेते हैं। संविधान क्या है बेटा? संविधान एक देश के नियमों एवं कानूनों का आधारभूत दस्तावेज है जिसमें देश की शासन व्यवस्था, राज्य की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि
संविधान में नियम लिखे गए हैं कि देश का कानून कैसे चलेगा, देश का शासन कैसे चलेगा, राज्य की क्या शक्तियाँ होंगी, नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे और उनके क्या कर्तव्य होंगे। साथ में संविधान हमें ये भी बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान का पहला काम ये है कि वह बुनियादी नियम का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इसका मतलब क्या है कि संविधान हमें ऐसे बुनियादी नियम देगा या लिखेगा जिससे समाज के सदस्य जो हैं एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सभी सदस्यों के लिए एक ही तरह के नियम होंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जिससे समाज के सदस्यों का संविधान पर, देश के कानून पर विश्वास बना रहे। ठीक है। संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान ये कैसे स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। इसके लिए संविधान ने कुछ सूचियाँ बनाई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। राज्य सूची जो है उस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। पर यदि केंद्र और राज्य ने एक ही विषय पर कानून बना दिया है तो केंद्र ने जो कानून बनाया है उसको मान्यता दी जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से सरकार ये बताता है, ये स्पष्ट करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। दूसरा संविधान इस तरीके से भी स्पष्ट करता है कि निर्णय कैसे लिया जाएगा। जैसे देश का शासन चलाना है तो उसके लिए निर्णय कैसे लेगा, तो संविधान ये बताता है कि सरकार का निर्माण किस तरीके से होगा। जैसे जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनेगी, जनता के द्वारा शासन होगा। ठीक है। तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं एक तरह से जनता के द्वारा ही लिए जा रहे हैं, बस किस तरीके से लिए जा रहे हैं कि जनता ने अपने जो प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, उन्होंने जब सरकार बनाई है तो सरकार बनने के बाद वो प्रतिनिधि जो हैं निर्णय ले रही हैं। ठीक है। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है वो निरंकुश ना हो, साथ ही साथ वो कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे जो नागरिकों के हित में ना हो। इसलिए संविधान क्या करता है, नागरिकों को कुछ अधिकार दे देता है, जो कि जैसे कि मौलिक अधिकार दे देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार। इस तरह के कुछ अधिकार संविधान ने नागरिकों को प्रदान करे जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। तो ये सरकार की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। इसी तरह संविधान ने क्या करा है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी है कि अगर जो विधायिका है वो कोई कानून का निर्माण करती है, ठीक है, विधायिका कानून का निर्माण कर सकती है, पर अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है तो क्या होगा, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। और संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मतलब कि जनता क्या चाहती है, जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे रोजगार की अवसर की आवश्यकता है, ठीक है, या हॉस्पिटल जो नए खुलने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उसके अनुरूप कार्य कर सके कि जनता को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है, उसको वो चीज़ें प्रदान कर सके सरकार। ठीक है, ऐसी क्षमता प्रदान करता है। साथ ही साथ एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कि किसी के भी साथ में भेदभाव ना हो, सब लोग संतुष्ट हों, ठीक है, और अमीर गरीब का जो फासला है वो कम हो। ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, ऐसी शक्ति संविधान सरकार को प्रदान करता है। अब हम समझते हैं संविधान का प्रभावी होना किन कारकों पर निर्भर करता है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारकों पर निर्भर करता है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। संविधान का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान को प्रचलन में कैसे लाया गया। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान को बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। जैसे हमने भारत
का पढ़ा कि भारत का संविधान कैसे बना। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। भारतीय संविधान औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विश्लेषण क्षमता थी। दूसरा कारक है संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वह संविधान के प्रावधानों का आदर करें। अब आप भारत में देखोगे तो भारत में क्या किया गया है कि सभी लोगों के लिए एक सा कानून है, ठीक है। किसी को कोई विशेष शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, सभी जनता के लिए एक सा, सभी नागरिकों के लिए एक सा कानून है, ठीक है। मतलब बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच में भेद नहीं किया गया है। कोई भी संविधान खुद से न्याय की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त कराने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। कोई संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तीसरा कारक है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कार्यकार विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपने कार्यप्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। कठोर और लचीले संविधान की बात की जा रही है। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता आसानी से। और लचीला संविधान वह होता है जिसमें बहुत ही आसानी से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान ना दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अब हम जान लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं।
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। लिखित तथा विस्तृत संविधान। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान के संविधानों की तरह भारत का संविधान भी लिखित तथा विस्तृत है। भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया तथा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारतीय संविधान लिखित होने के साथ साथ अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले में बहुत विस्तृत संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हें 22 भागों में बांटा गया है। प्रस्तावना। प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य लक्ष्य, विचारधाराओं और राज्य के उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। जनता का अपना संविधान। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वह जनता का अपना संविधान है और इसे जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर लागू किया है। अन्य स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान। हमारे संविधान की ये भी एक विशेषता है कि इसमें अन्य देशों के संविधान के अच्छे सिद्धांतों तथा गुणों को भी सम्मिलित किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता ये है कि यह देश का सर्वोच्च कानून है। कोई कानून या आदेश इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर स्पष्ट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। लचीला तथा कठोर संविधान। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। एकात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। यद्यपि हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी मूल रूप में भारतीय संविधान भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। परंतु इसके बावजूद भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक स्वरूप की ओर है। यह प्राय कहा जाता है कि भारतीय संविधान आकार में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। संसदीय सरकार। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, परंतु उसकी शक्तियां नाम मात्र की है, वास्तविक नहीं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है और मंत्रिपरिषद का संसद के साथ घनिष्ठ संबंध है। मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के प्रवर्तन की पर्याप्त व्यवस्था भी संविधान द्वारा की गई है। मतलब इन अधिकारों को लागू करने की पर्याप्त व्यवस्था भी संविधान द्वारा की गई है। भारतीय संविधान इस अर्थ में विशिष्ट है, मतलब विशेष है, क्योंकि इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को अवशिष्ट यानी लागू किया गया है। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो राज्य के प्रशासन के लिए मूलभूत हैं तथा जिनका पालन करना राज्य का प्रभुत्व कर्तव्य है। इन निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते तथा पद से हटाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। इस प्रकार सरकार द्वारा उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों की।
अच्छा, जब हम भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो हम सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रह सकते कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, कि हम वहाँ तक के लिए हमें जो स्रोत लगे भारतीय संविधान को बनाने में, हम वहाँ तक सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि आज अभी तक का अगर आप वर्तमान का टाइम देखोगे तो संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। न्यायपालिका ने भी संविधान की कुछ बातों का उल्लेख किया है, उनका जिक्र किया है, बताया है, उनको ठीक से समझाया, उनकी व्याख्या की है। ठीक है, इसी तरह संशोधन भी हुए हैं और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे कुछ लेखक हैं जिन्होंने क्या करा है, भारतीय संविधान पे कुछ विचार दिए हैं। ठीक है, ऐसी कुछ संसद अधिनियम भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमने देखा है कि हाँ, ये भी हमारे भारतीय संविधान के स्रोत बनते चले गए हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में क्या था, ये अधिनियम बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक मुख्य स्रोत में आता है, क्योंकि संविधान के आकार, उसकी विषय सूची और उसकी भाषा पर 1935 का जो एक्ट है उसकी गहरी छाप है। यहाँ तक कि प्रोफेसर एवर्ट जेनिंग्स के कथन अनुसार अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान पर 1935 के एक्ट का प्रभाव इतना अधिक है कि उसकी बहुत सी धाराओं को ज्यों का त्यों संविधान में रख लिया गया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो 1935 के एक्ट की लगभग 200 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत चेंज करके संविधान में लिया गया है। और यहाँ अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें संविधान में 1935 के अंदर से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की धारा 352 जो वर्तमान जो हमारा भी संविधान है उसमें जो धारा 352 है, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि राष्ट्रपति को जब कभी बाहर से आक्रमण होता है या शस्त्र युद्धों के कारण संकट काल की घोषणा करने का जो अधिकार दिया गया है वो 1935 की धारा 352 की वजह से है। ठीक है, फिर 1935 के एक्ट की 102वीं धारा का रूप है। ऐसी भारतीय संविधान की एक धारा है 356 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के फेल होने, मतलब अगर देश का शासन जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो संकट काल की घोषणा करने का जो अधिकार दिया गया है वो 1935 के एक्ट की धारा 92 से मिलती है। ऐसी केंद्र और राज्यों में दिया गया शक्तियों का विभाजन 1935 के एक्ट में दिए गए शक्तियों के विभाजन से मिलता जुलता है। फिर हम देखते हैं कि 1935 के एक्ट में शक्तियों के विभाजन में जो 3 सूची बताई गई है उसमें 3 सूची बताई गई है, संत सूची बताई गई है, प्रांतीय सूची बताई गई है और समवर्ती सूची बताई गई है। और अगर हम अपने संविधान में देखते हैं तो इसी प्रकार हमने भी 3 सूचियों का जिक्र किया है, संत सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। फिर 1935 के एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, जो कि हम देखते हैं हमारे वर्तमान संविधान में भी सेम है। ऐसी फिर नए संविधान में केंद्र तथा कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था हम देखते हैं कि हमारे संविधान में की गई है। फिर 1935 के एक्ट की तरह नए संविधानों में प्रांतों को 1935 के एक्ट की तरह नए संविधानों में प्रांतों के निम्न सदनों को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद का नाम दिया गया है। ठीक है, और इन धाराओं के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जो 1935 के एक्ट से हमने ली है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे हमें क्या पता लगता है कि 1935 का जो एक्ट है वो हमारे भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक है। उसके बाद विदेशी संविधान, जिसमें लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार लिया हुआ है, पर भारत का संविधान बेटा उधार लिया हुआ नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं का एक लक्ष्य था कि वो एक अच्छा संविधान का निर्माण करें, और इसलिए उन्होंने बिना संकोच कर विदेशों के संविधानों को पढ़ा और वहाँ से जो चीज़ें, संस्थाएं व नियम उन्हें अच्छे लगे और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगे, उनको उन्होंने लिया। ठीक है, तो अब उन्होंने कौन से देश से क्या क्या लिया ये जान लेते हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान की देन है। ऐसी भारत के मंत्रिमंडल की शक्तियाँ वह स्थिति जो है वो लगभग ब्रिटिश संविधान से मेल खाती है। फिर कॉमन सदन की तरह जो है भारत में लोकसभा को जो है वो अधिक शक्तिशाली बनाया गया है राज्यसभा से। फिर भारत में इंग्लैंड की तरह ही कानून व्यवस्था को अपनाया गया है।
और भारत में इंग्लैंड की तरह ही एकीकृत संस्थापक ढांचे को भी अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातें आती है: एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और एकीकृत नागरिकता, जैसे वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है। उसके बाद हम अमेरिका के संविधान की बात कर लेते हैं। हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है, तो अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो मिलती जुलती है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब भी अमेरिकी संविधान से मेल खाते हैं। उसके बाद हम कैनेडियन संविधान की बात कर लेते हैं। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान का भी भारतीय संविधान पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कनाडा के संघीय राज्य की भांति भारत को राज्यों का संघ कहा गया। जैसे कनाडा में संघीय राज्य कहा गया, भारत में क्या कहा गया, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। फिर हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो कैनेडियन मॉडल से मिलता जुलता है। फिर दोनों देशों में अवशेष शक्तियों को केंद्र को दिया गया है और संधि की वैधानिक व्यवस्था पर भी कनाडा के संविधान का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम जर्मन के संविधान से बात कर लेते हैं, क्या लिया गया है। नए संविधानों में राष्ट्रपति को जो संकट काल की शक्ति दी गई है वो जर्मन के वाइमर के संविधान से मेल खाती है। फिर हम देखते हैं बेटा कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है और राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को मनोनीत करने का विचार भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान देखते हैं, वहाँ से क्या लिया गया है। वहाँ से हमने संशोधन करने की जो विधि है उसको अपनाया है। साथ में हमने राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की जो विधि है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को शामिल किया है। और ऐसा नहीं है बेटा कि जिन संविधानों का हमने अभी जिक्र किया कि इन देशों के संविधानों से हमने कुछ लिया है, सिर्फ हमने उसी देशों के संविधानों से लिया, हमने बहुत से संविधानों से बहुत कुछ लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा 1948 का मौजूदा संविधान। ये तो आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में मौजूदा समिति बनी थी, है ना। तो वो जो प्रारूप समिति या मौजूदा समिति कह दो, वो जो बनी थी उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हमने, बहुत सारी जो हमारी बहुत ही समिति थी उनकी रिपोर्ट, उनकी सिफारिशों के आधार पर हमने संविधान का मसौदा तैयार किया था, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो मसौदा समिति थी इसने क्या किया था, संविधान तैयार करके ना, मसौदा संविधान तैयार करके 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत किया था। और उस टाइम पे इस मसौदा संविधान में 312 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। फिर इस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ और संविधान के अधिकांश अनुच्छेद मसौदा संविधान से लिए गए। अब हम देखते हैं बेटा, जो भारतीय संविधान सभा में जब वाद विवाद हुए थे वो भी भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है। वो क्यों है, क्योंकि जब हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी विषय थे जिनका हमने लिखित में जवाब दिया था। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो उच्चतम न्यायालय ने भी इसका उपयोग किया है। जो संविधान में वाद विवाद हुए तो उसका गोपालन के अभियोग में संविधान सभा की एक रिपोर्ट का उदाहरण दिया गया था। फिर हम देखते हैं बेटा 1950 का संविधान। भारतीय शासन प्रणाली का पता हमें मुख्य रूप से उस संविधान या प्रलेख से लगता है जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यह संविधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था का मुख्य आधार है, इसी को हमने अपनाया है ना। तो 1950 का जो संविधान है वो भी भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मुख्य स्रोत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अभी तक बहुत सारी ऐसी चेंजेस हुए हैं भारतीय संविधान में, बहुत से संशोधन हुए हैं, न्यायालयों ने भी बहुत सी चीज़ों की व्याख्या की है। तो हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वृद्धि हुई है, जिनको हमने अपनाया है परिस्थितियों के अनुकूल। ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमने हटा दिया। जो हमारा 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको हमने अपनाया था, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हमने अब हटा दिया है। ठीक है।
तो इसलिए 1950 का संविधान भी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत माना गया है। अब हम बात करते हैं बेटा संशोधन की। तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आज तक कई महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन संशोधनों के द्वारा 1950 का जो संविधान है काफ़ी परिवर्तित हुआ और बहुत सी चीज़ों की उसमें वृद्धि भी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्यों हम 1950 का जो संविधान है उसको भी एक स्रोत की तरह गिन रहे हैं, है ना। इसके बाद बेटा हम देखते हैं संसद के अधिनियम। संविधान की बहुत सी बातों का पता संसद द्वारा पास किए गए विभिन्न अधिनियमों से चलता है। जैसे संविधान में बहुत से ऐसे अधिनियम उपलब्ध हैं जिन्होंने संसद को विस्तार की बातें निश्चित करने का अधिकार दिया है और इनके अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से भी संविधान की बहुत सी बातें निश्चित हुई हैं। फिर हम देखते हैं न्यायिक निर्णय। न्यायपालिका का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है बेटा संविधान के विकास में। कई नियमों संविधान का विकास न्यायपालिका के कई नियमों द्वारा भी हुआ है। जैसे भारतीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ठीक है, तो अब तक बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने संविधान के बहुत से उपबंधों की व्याख्या और उनको एक निश्चित अर्थ दिया। जैसे 1970 में केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलोकनाथ मुकदमे में दिए हुए अपने निर्णय को रद्द कर दिया और यह निर्णय किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है पर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसी मई में 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मीनवरा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया कि 42वें संशोधन की धारा 4 और 35 अवैध है। ठीक है, के बाद कुछ नियम विनियम आदेश आदि। जैसे हम देखते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाही को नियमित करने के लिए तथा कार्य चलाने के लिए नियम बनाए। जैसे लोकसभा भी कोई प्रस्ताव पास कर सकती है, राज्यसभा भी कोई प्रस्ताव पास कर सकती है कि भाई हम इस पर कानून बनाना चाहते हैं, फिर वो दूसरे सदन में चाहते हैं। जैसे लोकसभा ने पास किया तो वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा ने पास किया है तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि वह संवैधानिक विषयों को निश्चित करने के लिए स्वयं नियम बनाए। तो राष्ट्रपति संयुक्त लोकसभा आयोग के सदस्यों की सेवा की स्थिति के संबंध में भी नियम बनाते हैं और वो संघीय क्षेत्र की शांति तथा उत्तम प्रशासन के लिए भी नियम बनाने का अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार के कुछ नियम विनियम और आदेश भी जो है वो संविधान के स्रोत बन जाते हैं। जैसे जैसे नियम बनते जाते हैं वो संविधान के स्रोत बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं बेटा संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार। समस्त देश में संवैधानिक विशेषज्ञों तथा लेखकों के विचार का भी आदर किया जाता है और ये विचार भी संवैधानिक कानून का एक स्रोत है। जैसे विदेशी तथा बहुत से भारतीय लेखक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर महान ग्रंथ लिखे हैं। जैसे बासु का भारतीय संविधान और शुक्ला का भारतीय संविधान पर टिप्पणियाँ और A.B. लाल का भारतीय संसद। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर हम मन नहीं लेते हैं तो फिर हम संविधान का पूर्ण ज्ञान अगर हम लेना चाहते हैं, संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो हमारा अपूर्ण रह जाएगा। क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 के बाद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो संविधान है उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, कुछ चीज़ें उसमें से निकली हैं, हमारा संविधान कुछ परिवर्तित भी हुआ है। तो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें संविधान का अध्ययन करना है तो हमें बहुत सी चीज़ों को अब मुख्य स्रोत में जोड़ना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा भारतीय संविधान उठा लिए गए सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, इसकी व्याख्या करने के लिए आ जाती है या ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार लिया हुआ प्रारूप है, टिप्पणी करो। तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी मानना कि हमने मुख्य स्रोतों में ये पढ़ा है कि कौन से देश से कौन से संविधान से हमने क्या अपनाया है, बट अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान का क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश संविधान से हमने बहुत कुछ लिया। जैसे हमने राष्ट्रपति, संवैधानिक मुखिया, जैसे हमने बताया कि ब्रिटिश सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति भी केवल एक संवैधानिक मुखिया है। जिस प्रकार ब्रिटिश सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह से शासन करते हैं उसी प्रकार भारत के जो राष्ट्रपति है वो भी मंत्रिमंडल की सलाह से प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। जैसे ब्रिटिश कॉमन सभा, जैसे हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है वहाँ पे, कि भारतीय लोकसभा हाउस ऑफ पीपल राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। फिर उत्तरदायी मंत्रिमंडल, ब्रिटिश
मंत्रिमंडल के समान ही भारतीय मंत्रिमंडल लोकसभा के सम्मुख उत्तरदायी है। जिस प्रकार इंग्लैंड में कॉमन सदन अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है, उसी प्रकार लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। फिर हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली भी इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड की भांति भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। कानून का शासन भी हमने इंग्लैंड से लिया। इंग्लैंड की भांति हमारे देश में भी न्याय का शासन है। फिर एकीकृत संस्थात्मक ढांचा, भारत ने इंग्लैंड की भांति संस्थात्मक ढांचे को अपनाया है। इसके अंतर्गत 3 बातें मुख्य जो हमने पढ़ी थी ना, एकीकृत न्याय व्यवस्था, स्वीकृत नौकरशाही तथा एकीकृत नागरिकता। इंग्लैंड की भांति भारत में न्यायिक व्यवस्था के पद सोपान का सिद्धांत अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर है और अन्य न्यायालय इसके अधीन है। मतलब जैसे हमने देखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर है और अन्य जो न्यायालय है वो इसके अधीन है, हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड में समस्त देश के लिए सरकारी सेवाओं की व्यवस्था है, उसी प्रकार भारत में भी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है। और इंग्लैंड के सिविल सर्विस कमीशन की तरह भारत में भी संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। और इंग्लैंड की तरह भारत में नागरिकों को एक ही नागरिकता दी गई है, जैसे वी ऑल आर इंडियंस। फिर हम देखते हैं कि बहुमत दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे इंग्लैंड की बात ही हमारे देश में भी जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इंग्लैंड में मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। भारत में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अमेरिका के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से भी बहुत सी चीज़ें ली है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी शासन प्रणाली की प्रस्तावना की छाप दिखती है। जैसे अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द आते हैं, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस राज्य विधि का निर्माण करते हैं। ऐसी ही भारतीय प्रस्तावना में क्या आता है कि हम भारतीय लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं सार्वभौम प्रजातंत्रीय लोक गणराज्य बनाने का दृढ़ प्रण करते हैं तथा दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को विधान को अपनाते अडॉप्ट पास करते तथा अपने पर लागू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से अपने मौलिक अधिकार भी लिया। भारतीय संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र से मिलते जुलते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून, जैसे भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की भांति देश का सर्वोच्च कानून है तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी न्यायालय की भांति संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। फिर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति प्रोफेसर टी.के. टोप्पे ये लिखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह है। भारतीय उपराष्ट्रपति तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति दोनों के कार्य एक जैसे ही हैं। हम देखते हैं न्यायाधीशों की स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता। चाहे अमेरिका की भांति भारत में दोहरी न्याय प्रणाली को तो नहीं अपनाया गया, तब भी न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, उनको पद से हटाने की विधि और सर्वोच्च न्यायालय का गठन आदि अमेरिका के संविधान में दिए गए प्रावधान से मिलता जुलता है। फिर हम देखते हैं संघात्मक ढांचा। यद्यपि संघात्मक ढांचे में भारत अमेरिका से अधिक प्रभावित नहीं हुआ, तथापि हमने ये मानना होगा कि हमें वहाँ की संघीय व्यवस्था के अनुरूप बहुत कुछ सीखा है। प्रोफेसर स्पियर ने लिखा है कि मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के संबंध में भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान का ऋणी है। हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान का क्या प्रभाव रहा है। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया है और ये सिद्धांत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के निर्देशार्थ बनाए गए हैं, दोनों के लिए बनाए गए हैं। बाद हम देखते हैं हमने ये विचार भी आयरलैंड के संविधान से लिया है कि साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के लिए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को केंद्रीय अथवा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किया जाए। इस व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की गई है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग अमेरिका और आयरलैंड के संविधान की याद दिलाते हैं हमें। अब हम देखते हैं कैनेडियन संविधान का प्रभाव। भारतीय संघ की व्यवस्था का मूल स्रोत कनाडा का संविधान ही है। कनाडा के संविधान के आदर्श को प्रमुख रखकर ही भारतीय संघ का नाम दिया गया है। कनाडा के संविधान की भांति केंद्र को राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। कनाडा की भारतीय संविधान में भी शक्तियों का विभाजन करते हुए शेष शक्तियां केंद्र को दी गई हैं
और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का ढंग भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान का क्या प्रभाव रहा है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर सम्मिलित की गई है। ऐसी भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रमाणित हो चुके कदाचार या अयोग्यता के कारण अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रमाणित हो चुके कदाचार या अयोग्यता के शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। एशियन में हमने जर्मनी के वाइमर संविधान का प्रभाव भी हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान पर। जैसे भारतीय राष्ट्रपति को संकट काल की अवस्था में संविधान को स्थगित करने की जो शक्तियां दी गई है वो जर्मनी के वाइमर संविधान की धारा 48 से मिलती जुलती है। हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव। भारतीय संविधान में कुछ धाराओं में संसद 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है और इसी प्रकार की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हम देखते पाई जाती है। ऐसी भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और राज्य की विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, कि किस तरीके से संशोधन की विधि क्या अपनाई हमने और ये आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये हम इसी बुक में आएंगे आगे चैप्टर, उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको इस एक ही वीडियो में बहुत कुछ अच्छे से समझा दूँ ये पूरे चैप्टर के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द उन पर न्यू वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँ। और प्लीज़ बताना मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल बनाया है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरी इसमें मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मुझे इसमें कहाँ पे क्या सुधार करना चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं जानती हूँ एक प्रॉब्लम तो आपको आएगी कि इस वीडियो में ना थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, जिसके लिए मुझे नहीं पता मुझे कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए इसके लिए। तो बैकग्राउंड नॉइज़ मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा है कि कम से कम आए, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, बट वो आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ट्राई करूँगी कि इस बैकग्राउंड नॉइज़ को मैं पूरी तरह से रिमूव कर पाऊँ। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना और कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अगर नया क्वेश्चन हो, कहीं पे भी आप पढ़ो कि ये क्वेश्चन मैम ने नहीं बताया या इस क्वेश्चन में मुझे कोई डाउट है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो लाने की। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। और एक चीज़ और बेटा, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स बनाए हैं, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर किया है, आपके कार्टून बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर किया है मैंने इसमें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, ये सब क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वहाँ से आप इसके नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो। ठीक है, और कार्टून क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछना, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट्स में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे वीडियोस में पूछे हैं उनका आंसर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।